एक बार की बात है। प्रज्ञापुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा विक्रांत का शासन था। राजा विक्रांत अपनी बुद्धि, न्यायप्रियता और अनेकों प्रश्नों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि उनके दरबार में उठे प्रश्न केवल उत्तर ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए सीख बन जाते थे। महाराज, जीवन का सच्चा अर्थ तपस्या में है। नहीं नहीं, असली सहारा तो धन है, बिना धन के जीवन संभव नहीं। बाकी विद्वान भी आपस में बहस करने लगते हैं। दरबार का माहौल गर्म हो जाता है। बस बहस करना आसान है, पर असली उत्तर खोजना कठिन। महाराज, आपके प्रश्न सुनकर तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और तुम्हारी बातें सुनकर मेरी भी। प्रज्ञापुर राज्य अपनी शांति और समृद्धि के लिए मशहूर था। यहाँ की मिट्टी में हरियाली थी, हवा में हंसी थी और लोगों के चेहरों पर संतोष था। भाई, इस बार की फसल तो सोने जैसी हुई है। हाँ, और बाजार भी देखो, हर तरफ रौनक है। सब राजा विक्रांत की वजह से है। आओ आओ, ताजा फल, मीठे लड्डू, सब कुछ मिलेगा। आओ आओ। यही था प्रज्ञापुर, एक ऐसा राज्य जहाँ हर चेहरा मुस्कुराता था। लेकिन इन मुस्कुराहटों के बीच एक आदमी था जिसका सपना बड़ा था और चिंता उससे भी बड़ी। गांव की भीड़ भाड़ से दूर यही था हरिराम का घर, सीधा साधा पर स्नेह से भरा। देखो तो आज कितना मन लगाकर लिख रहा है। हाँ, मेरा सपना है इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। हरिराम ईमानदार था, मेहनती भी, पर मन में एक कसक थी। सपने तो बड़े थे मगर जेब छोटी थी। यही चिंता उसकी आंखों में साफ झलकती थी। बाबा, मास्टर जी कह रहे थे कि अब नई किताबें चाहिए। सब बच्चों के पास हैं, बस मेरे पास नहीं। कैसे संभालूं? घर का खर्च पूरा ही नहीं होता, ऊपर से ये किताबें। ईमानदारी से जीने वाला हरिराम रोज अपने हालात से जूझता था। मेहनत तो बहुत करता था, पर कमाई इतनी कम थी कि जरूरतें हमेशा अधूरी रह जाती थी। बेटे की आंखों में सपने थे और हरिराम के दिल में डर। यही डर उसकी नींद हर रात छीन लेता था। लोग सब्जियां खरीद रहे थे, कोई अनाज तोल रहा है, कहीं से बच्चों की हंसी आ रही है। भीड़ के बीच से हरिराम चिंतित चेहरे के साथ चलता हुआ अपने पुराने दोस्त रामलाल की दुकान की ओर बढ़ता है। रामलाल भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा स्कूल जाता है, उसे नई किताबें चाहिए। कुछ दिनों के लिए थोड़े पैसे उधार दे दो, जब फसल कटेगी तो लौटा दूंगा। रामलाल थोड़ा असहज होकर नजरें चुराता है। हरी राम, मैं समझता हूँ तेरी हालत, पर सच्चाई ये है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर भी कर्जा चढ़ा है, अभी मदद कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। हरिराम का चेहरा बुझ जाता है। वो चुपचाप सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलकर हरिराम बनिया की दुकान पर पहुंचता है। बनिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटे के लिए किताबें लेनी हैं। अगले महीने मेहनत की कमाई से लौटा दूंगा। पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर ब्याज पर। जितना लोगे महीने भर में 2 गुना चुकाना होगा, वरना खेत गिरवी रखो। हरिराम चौंककर पीछे हटता है। उसके चेहरे पर अपमान और लाचारी साफ झलकती है। पर बनिया जी,
इतना ज्यादा ब्याज? खेत तो मेरी जान है, मैं उसे कैसे गिरवी रख दूं? तो फिर और रास्ता नहीं है, मदद मुफ्त में कोई नहीं करता। हरीराम चुप हो जाता है, आंखों में नमी, कंधे झुके हुए हैं। जिस दोस्त से आस थी उसने भी हाथ खींच लिया। बाजार का बनिया तो बस फंसाना चाहता था। हरीराम के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। किसी से मदद न पाकर हरीराम अपने घर की ओर चल देता है। क्या हुआ जी, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? बाजार से कुछ नहीं मिला क्या? रामलाल ने कहा वो भी परेशान है, और बनिया, उसने तो खेत गिरवी रखने को कह दिया। अगर मैं उसकी बात मान लूं तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। हरीराम सिर झुकाता है, आंखों में नमी भर आती है। बेटा मायूस निगाहों से पिता को देखता है पर कुछ कहता नहीं है। हरीराम जी, दुनिया में हर कोई अपने फायदे का सोचता है, पर एक इंसान है जो सबका भला चाहता है। कौन? हमारे महाराज विक्रांत। वही तुम्हारी बात समझेंगे, वही तुम्हारे बेटे की शिक्षा की कीमत समझेंगे। अगर किसी पर विश्वास किया जा सकता है तो वो है हमारे राजा। हरीराम कुछ पल चुप रहता है। पत्नी के शब्द उसके मन में गूंजते हैं। हाँ, अब और नहीं। मैं अपनी समस्या सीधे राजा के सामने रखूंगा। अगर कोई मेरी तकलीफ समझ सकता है तो वो सिर्फ महाराज विक्रांत हैं। उस रात हरीराम ने ठान लिया, वो अपने दुख को दबाएगा नहीं। आप उसके कदम उसे दरबार की ओर ले जाएंगे, जहां सवालों से जवाब जन्म लेते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हरीराम राजा के दरबार पहुंच जाता है। महाराज विक्रम के दरबार में रोज की भांति प्रश्न चल रहे थे। महाराज, कहा जाता है कि शक्ति ही जीवन का सहारा है। जिसके पास बल है वही सब कुछ पा सकता है। नहीं, बल से अधिक बुद्धि का सहारा है। बुद्धि ही इंसान को मार्ग दिखाती है। बाकी विद्वान भी अपने अपने विचार रखने लगते हैं। दरबार का माहौल बहस से गर्मा उठता है। ठहरो, प्रश्न कठिन है और उत्तर तुरंत नहीं मिलता। यही बहस हमें गहराई तक ले जाती है। तभी अचानक दरबार के द्वार पर एक सिपाही प्रवेश करता है। वो झुककर प्रणाम करता है और गंभीरता से बोलता है। महाराज, बाहर एक साधारण प्रजा खड़ी है। वो आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। दरबार में हल्की फुसफुसाहट होती है। मंत्री एक दूसरे को देखते हैं। महाराज, आज दरबार में ऐसे गुणी प्रश्न चल रहे हैं, क्या ऐसे समय किसी आम प्रजा को भीतर बुलाना उचित होगा? राज्य केवल विद्वानों का नहीं, बल्कि हर प्रजा का है। यदि कोई मेरे पास आना चाहता है तो उसका अधिकार है। उसे अंदर ले आओ। राजा हल्का संकेत करते हैं। जय हो महाराज विक्रांत की। दरबार में शांति छा जाती है। विद्वान और मंत्री उत्सुकता से हरीराम को देखते हैं। राजा गंभीर नजरों से उसे देखते हैं और संकेत करते हैं कि आगे बढ़े। ये पहला अवसर था जब एक साधारण किसान सीधे राज सिंहासन के सामने खड़ा था। आने वाले क्षण न केवल हरीराम की जिंदगी बल्कि पूरे दरबार की सोच बदलने वाले थे। बोलो प्रजा, तुम्हें किस कारण से यहाँ आना पड़ा? महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीवन जीता हूँ, परंतु हालात ऐसे हैं कि मेरा परिवार हमेशा तंगी में रहता है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि वो अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकले, पर समस्या ये है कि मेरे पास उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। हरीराम थोड़ा रुककर गहरी सांस लेता है। दरबार में बैठे मंत्री एक दूसरे की ओर देखते हैं। विद्वानों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं।
मैंने गांव में अपने मित्रों और बाजार के बनिया से मदद मांगी, पर किसी ने भी बिना शर्त मेरी सहायता नहीं की। सब केवल कर्ज और ब्याज के जाल में फंसाना चाहते हैं। महाराज, मैं अपनी मेहनत से जीता हूँ। धोखाधड़ी या झूठ मेरा स्वभाव नहीं, पर जब हर दरवाजा बंद हो गया तब मैंने सोचा कि मैं अपनी समस्या आपके सामने ही रखूं। उस क्षण दरबार में गहरा मौन छा जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबकी निगाहें राजा विक्रांत पर टिक गई। राजा सुन रहे थे। हर शब्द उनके भीतर उतर रहा था। ये केवल एक किसान की समस्या नहीं थी, बल्कि उस समाज का एक सच था जहां मेहनती इंसान भी अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। दरबार में सन्नाटा था। हरिराम चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा है। राजा विक्रांत गहरी सोच में डूबे हैं। कुछ देर तक मौन रहता है, फिर राजा सीधे सीधे बोलते हैं। हरिराम, तुम्हारी परेशानी केवल तुम्हारी नहीं है, ये तो उस प्रश्न का रूप है जिससे हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी जूझता है। राजा कुछ क्षण रुकते हैं। दरबार के सभी लोग ध्यान से उनकी ओर देखते हैं। यदि तुम अपने दुख का असली समाधान पाना चाहते हो तो पहले इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। दरबार में बैठे विद्वान कान खड़े कर लेते हैं। 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इंसान के जीवन का असली सहारा क्या है? दूसरा प्रश्न, बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धन क्या है? और तीसरा प्रश्न, आखिरी पल तक इंसान के साथ क्या चलता है? ये प्रश्न साधारण नहीं थे। ये वे प्रश्न थे जिनमें केवल हरिराम का ही उत्तर नहीं छिपा था, बल्कि पूरे जीवन की दिशा समाई हुई थी। हरिराम हाथ जोड़कर झुक जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और सोच दोनों नजर आते हैं। जाओ हरिराम, जब तक इन प्रश्नों के उत्तर ना मिलें तब तक समाधान अधूरा है। उत्तर तुम्हारे ही जीवन में छिपे हैं, उन्हें खोजो। दरबार से निकलते हुए हरिराम महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उसके चेहरे पर गहरी सोच झलकती है। राजा विक्रांत के 3 प्रश्न हरिराम के मन में गूंजते हैं। जवाब कहीं बाहर नहीं थे, बल्कि उसके अपने जीवन में छिपे थे। जीवन का असली सहारा क्या है? बच्चों को सबसे बड़ा धन क्या दिया जा सकता है? और आखिरी पल तक इंसान के साथ क्या चलता है? वो जानता था कि उत्तर किताबों या विद्वानों की बातों में नहीं, बल्कि उसके अपने अनुभवों में छिपे थे। शायद इन प्रश्नों का उत्तर मुझे अपने ही जीवन से ढूंढना होगा। राजा विक्रांत के 3 प्रश्न हरिराम के मन में बार बार गूंज रहे थे। नींद उसकी आंखों से दूर थी, बस सवाल और उनके उत्तर की तलाश थी। उस रात हरिराम ने ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो जाए, वो इन प्रश्नों के उत्तर खोजेगा। जीवन का असली सहारा क्या है? हाँ, असली सहारा है विश्वास। बच्चों का सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ, बच्चों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धन है शिक्षा। और आखिरी पल तक इंसान के साथ क्या चलता है? हाँ, आखिरी पल तक इंसान के साथ चलती है आशा। इस प्रकार उस रात हरिराम ने अपने उत्तर पा लिए। 3 सरल पर गहरे सत्य, विश्वास, शिक्षा और आशा, यही उसके जीवन का सहारा, उसके बेटे का धन और उसके भविष्य की रोशनी थे। अगली सुबह हरिराम सीधे राजमहल पहुंच जाता है। वो राजमहल का विशाल दरबार देखता है। ऊंचे स्तंभों पर सुनहरी रोशनी चमक रही है। सिंहासन पर राजा विक्रांत बैठे हैं और चारों मंत्री और विद्वान अपनी अपनी जगह पर विराजमान है। हरिराम, कल मैंने तुमसे 3 प्रश्न पूछे थे, क्या तुमने उन प्रश्नों के उत्तर खोज लिए? जी महाराज, मैंने पूरे मन से सोचा और मुझे उत्तर मिल गए हैं।
दरबार में बैठे विद्वान आपस में फुसफुसाते हैं। राजा गंभीर नजरों से हरिराम को देखते हैं। तो बोलो हरिराम, तुम्हारे उत्तर क्या हैं? पहला प्रश्न, इंसान के जीवन का असली सहारा है विश्वास। दूसरा प्रश्न, बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धन क्या है? शिक्षा। और तीसरा प्रश्न, आखिरी पल तक इंसान के साथ चलती है आशा। दरबार में गहरी चुप्पी छा जाती है। हर कोई हरिराम के शब्दों पर सोचने लगता है। सभी मन ही मन खुश होते हैं और सोचते हैं कि हरिराम के उत्तर सरल थे पर गहरे हैं। ये शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, बल्कि जीवन के अनुभव से निकले सत्य थे। हरिराम, तुम्हारे उत्तर साधारण नहीं हैं। तुमने वही कहा है जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कह पाए। राजा थोड़ा ठहरते हैं और सीधा हरिराम की ओर देखते हैं। तुमने किताबों से नहीं, अपने जीवन से सीखा है, और यही असली सत्य है। जो अनुभव से निकले वही सबसे सच्चा ज्ञान होता है। उस क्षण पूरा दरबार एक साधारण किसान के शब्दों से चकित था, जिसने न ग्रंथ पढ़े न शास्त्र, पर जीवन के अनुभव से गहरे सत्य को पहचान लिया था। हरिराम, जो इंसान जीवन की असली ताकत समझ लेता है, उसकी समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। तुमने विश्वास, शिक्षा और आशा का महत्व समझा है। यही तीनों जीवन के आधार हैं। राजा हाथ उठाकर दरबार की ओर घोषणा करते हैं। तुम्हारे बेटे की शिक्षा का पूरा खर्च अब राज्य उठाएगा, और तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए राजकोष में नौकरी दी जाएगी। महाराज, आपकी कृपा जीवन भर याद रहेगी। दरबार में तालियों की गूंज तेज हो जाती है। एक साधारण किसान की सच्चाई ने राजा को प्रभावित किया, और उसी की सच्चाई ने पूरे राज्य के लिए एक नई सीख दी।